नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम डीपीपी नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इस डीपीपी में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं पहले आपको आंसर्स दूंगा और उसके बाद उनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपका गलत है उसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा सॉल्यूशन देखिए और कोशिश कीजिए कि इसको डाउनलोड करके ना देखा जाए, इसको पूरा यूट्यूब पे ही लाइव स्ट्रीमिंग में या फिर आप बाद में भी आप इसको देख सकते हो, बट यूट्यूब पे ही देखिए और पूरा देखिए, बिकॉज मैं इसको हटाने वाला नहीं हूँ। तो मेक श्योर कि आप यूट्यूब पे ही इसको देखें, उससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। दूसरा मैं आगे बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे हम ये पहले ही पोस्ट कर चुके होते हैं डीपीपी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो मेक श्योर कि आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितनी डीपीपी जा चुकी हैं। तो आप स्टूडेंट से वहाँ पे डीपीपी डिमांड भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चंस को वहाँ पे। तो मेक श्योर कि उस ग्रुप को ज्वाइन करें, पब्लिक ग्रुप है। दूसरा हमारा एक मोबाइल ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो मैं आपको लास्ट स्लाइड में जो वीडियो है उसकी लास्ट स्लाइड में आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। टोटल 10 क्वेश्चन है और मैं पहले एक बार आंसर्स दे देता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाँ जी, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, बट एनीवे वो सब्जेक्टिव बन गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/20 e की पावर -t/2 डिवाइड बाई 40 -t/2 डिवाइड बाई 40 -1 और यहाँ पे u ऑफ t -2 है भाई, u ऑफ t -2 -1/7 e की पावर -t/5 e की पावर -t/40 और इसके साथ है ut। ये आंसर आएगा दोस्तों। तो इसको देखते हैं कैसे ये आंसर बना। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है मेरे पास दैट इज -6। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बॉम्बे। 5th आंसर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 6th का जो आंसर है वो कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो मैंने इसको ई ऑप्शन बना दिया। ई ऑप्शन मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है, कोई भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने ई बना दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज आगरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 आंसर हैं। ए की वैल्यू पूछी थी 1.562 एंड -2.562, ये दोनों पॉसिबल है अभी ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 मेरे पास आंसर बनेंगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज कैलकाटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो मेरे पास कैलकाटा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो एक बार आप आंसर्स मैच कर लीजिएगा अपने, और जो क्वेश्चन आपका गलत है फिर उसको चलिए अब जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसमें मैंने नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल एंड सिस्टम दोनों को मर्ज कर दिया है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन 1 को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या दिया गया है सुनिए। आपको एक सर्किट दिया गया R1 R3 एंड यहां पे एक और रेजिस्टेंस दे रखा है R2। ये R1, ये है मेरा R2 और ये है R3, और यहां पे एक कैपेसिटर दिया गया है, यहां पे एक कैपेसिटर दे रखा है और यहां पे आपका कोई वोल्टेज सोर्स है VT, ठीक है भाई। और ये है V0T, ये आउटपुट वोल्टेज है V0T, कैपेसिटर वैल्यू इज C और दिस इज VIT, ये इनपुट वोल्टेज है VIT। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है सुनिए। फॉर द इनपुट वोल्टेज VIT इक्वल टू 10 डेल्टा टी, ये कह रहा है अगर मैं इसकी वैल्यू 10 डेल्टा टी ले लूं देन द आउटपुट वोल्टेज V0T विल बी इक्वल टू 1/2 e की पावर -t/20 ut। ये मेरी आउटपुट आएगी अगर मैं ये इनपुट डाल दूं तो। अब ये कह रहा है इफ ऑल द रेजिस्टेंसेज आर डबल्ड, अगर ये सारे के सारे मैं डबल कर दूं, if all the resistances are doubled
एंड द इनपुट वोल्टेज इज चेंज्ड टू, अब ये कह रहा है इनपुट को मैं चेंज कर रहा हूं, और कितना चेंज कर रहा हूं सुनिए, 2 डेल्टा t माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 1/5t ut। अब ये कह रहा है मैंने ये इनपुट कर दी, तो आपको बताना है आउटपुट क्या आएगी इसकी कोरस्पॉन्डिंग, लेकिन मैंने रेजिस्टेंसेस को डबल कर दिया है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला देखिए 10 डेल्टा टी की वजह से ये आउटपुट आ रही है, लेकिन ये तब है जब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू r है। अगर मैं रेजिस्टेंसेस को डबल कर दूंगा तो दो चीजें बदलेंगी। क्या? एक तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज होगी, और एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी। टाइम कांस्टेंट जो टाउ होता है वो बनेगा R इक्वलेंट इंटू सी। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा बताओ जरा, R इक्वलेंट की जो वैल्यू है वो आपकी डबल हो जाएगी अगर आपने हर एक रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो। पहले R इक्वलेंट सी की वैल्यू 20 थी, अब क्या हो जाएगी, अब टाउ की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 40, 2 टाइम्स हो जाएगा, वो बनेगी 40। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट तो 40 हो जाएगा, ये बात तो श्योर होगी। दूसरी बात, ये जो वैल्यू बनेगी वोल्टेज की वैल्यू जो यहां पे आई थी, मैं सी को चेंज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, सारे एलिमेंट डबल नहीं हुए, ठीक है। मैं पहले वोल्टेज को यही रख रहा हूं 10 डेल्टा टी, बट मैं रेजिस्टेंसेस को डबल कर रहा हूं और सी की वैल्यू मैं सेम रख रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट या टी इक्वल टू 0 पे वोल्टेज या फिर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर आप वोल्टेज देखोगे तो इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव, इन्फिनिटी पे क्या वोल्टेज होगी, इसकी 0 वोल्टेज होगी इन्फिनिटी पे, और इनिशियली क्या वोल्टेज होगी, इनिशियली आपका ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर आपका नहीं, सॉरी, इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट की तरह बिहेव करता है, बट डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी में ऐसा नहीं होगा। तो जब आप इसको चेक करके देखोगे, मैं आपको बता देता हूं, ये जो वोल्टेज है ये आपकी हाफ हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी अगर मैंने रेजिस्टेंसेस को अकेला डबल कर दिया तो। अब आप बोलोगे सर कैसे डबल हो जाएगी, उसके लिए आप एक सर्किट बना के भी देख सकते हो। इस तरह का कोई भी सर्किट ले लो और फिर रेजिस्टेंसेस को डबल कर लो, सिंपल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो इससे जो ये जो वैल्यू बनेगी, एक तो टाइम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और एक यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इनपुट को सेम रखूं और रेजिस्टेंसेस को डबल कर दूं तो इसकी वजह से जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 1/4 e की पावर माइनस 1/40t ut। ये आउटपुट आएगी दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/4 e की पावर माइनस 1/40t ut। अब सुनो, ये तो 10 डेल्टा टी की वजह से, डेल्टा टी की वजह इंपल्स रेस्पॉन्स बताओ, अब मैंने डबल कर रखा है, तो अगर मैं बोलूं डेल्टा टी की वजह से क्या रेस्पॉन्स आएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1/40 e की पावर माइनस 1/40t। ये मेरा इंपल्स का रिस्पॉन्स आ जाएगा डेल्टा टी का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब बताइए 2 डेल्टा टी का क्या आएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/20 e की पावर माइनस 1/40t, ठीक है भाई, ये बन जाएगा 2 डेल्टा टी का। अब 2 डेल्टा टी माइनस 2 का क्या बनेगा, 2 डेल्टा टी माइनस 2 का क्या बनेगा बताओ। एलटीआई सिस्टम है, आरएलसी सर्किट एलटीआई सिस्टम होता है, तो इसका मतलब अगर मैं टी माइनस 2 करूंगा तो यहां पे भी टी माइनस 2 हो जाएगा। जरा देखो ये यूटी है भाई साथ में, हाँ जी। तो बताओ इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/20 e की पावर माइनस 1/40 t माइनस 2 u ऑफ t माइनस 2। इसका मतलब ये जो इनपुट है इसकी वजह से ये आउटपुट आएगी। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने आंसर दिया है उसमें एक टर्म तो यही है, एक टर्म यही है, दूसरी टर्म जो है वो अब अपने को निकालनी है। तो दूसरी टर्म किसकी वजह से वो जरा देख लीजिए। हाँ, तो ये मैंने सही लिखा है भाई, ये पहले वाले की टर्म, ठीक है। ये किसकी वजह से, इस इनपुट की वजह से। अब दूसरे इनपुट की वजह से जरा देखते हैं, इस इनपुट की वजह से क्या होगा। मुझे पता है इंपल्स का रिस्पॉन्स क्या है, मुझे पता है एच टी की वैल्यू क्या है इस सिस्टम की। अगर मैं यहां पे इंपल्स डेल्टा टी दे दूं, ये डबल कर रखे हैं मैंने, अगर मैं डेल्टा टी इनपुट कर दूं तो उसका रिस्पॉन्स जो आएगा दैट इज 1/40 e की पावर माइनस t/40 ut। दिस इज इंपल्स रिस्पॉन्स। यही तो अभी निकाला था हमने, देखो ना, डेल्टा टी का यही तो था, 2 से 2 हटा दो ना यार, तो ये मेरा डेल्टा टी का रिस्पॉन्स है, मतलब इंपल्स का रिस्पॉन्स है। अब इनपुट जो है वो ये है, अब इसका रिस्पॉन्स चाहिए अपने को। एक इनपुट का तो आ गया मेरे पास, दूसरी इनपुट का रिस्पॉन्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे बताओ जरा, e की पावर माइनस t/5 कॉन्वोल्यूशन, अब इसके साथ इसको कन्वोल्व कर दो, 1/40 e की पावर माइनस t/40, और यहां पे भी ut है और यहां पे भी ut है।
तो अब मैंने इसको इसके साथ कन्वोल्व कर दिया, और जो कॉन्वोल्यूशन का आंसर आएगा आप लैपलेस से कर सकते हो इसको। जो मेरे पास आंसर आया है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब आप लैपलेस से, अब लैपलेस आपको, अब मेरे ख्याल से अभी स्टेज पे पहुंच गए होगा कि आपने लैपलेस सीख ली होगी, तो आप डायरेक्टली लैपलेस से कर सकते हो। मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 1/7, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस बाकी सब कुछ ठीक है। e⁻t/5 माइनस e⁻t/40 और ut साथ में, ये इसकी वजह से बनेगा दोस्तों। तो इसको कन्वोल्व करोगे तो इसकी वजह से ये आएगा। अब आप बताइए, दोनों जोड़ रखे हैं हमने, तो इनपुट अगर जोड़ रखे हैं, सिस्टम लीनियर है, इनपुट को अगर आप जोड़ोगे तो आउटपुट भी मेरी जुड़ जाएगी। इसका मतलब जो मेरे पास आउटपुट V0t आएगा दैट विल बी इक्वल टू, V0t विल बी इक्वल टू, बताओ 1/20 e⁻t-2 डिवाइड बाई 40, एक तो ये आ गया, और u(t-2) और उसमें ये ऐड कर दो -1/7 e⁻t/5 माइनस e⁻t/40 और साथ में ut। ये आंसर आएगा दोस्तों, ये पूरा आंसर है। ठीक है, तो आप एक बार जरा देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसमें आपको देखना था कि केवल रेजिस्टेंसेस को डबल करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, पहले वो देखना था और उसके बाद उसकी वजह से रिस्पॉन्स बताना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अभी एक बार आप जरूर चेक कर ले, अगर आप केवल रेजिस्टेंसेस को डबल कर रहे हो तो एक तो टाइम कांस्टेंट आपका डबल हो जाएगा, और जो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वोल्टेज वो आपकी 1/2 हो जाएगी। जितने फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई करोगे उतने फैक्टर से ये डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा देखिए, इसमें आपको एक सिस्टम दे रखा है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, LTI सिस्टम। जरा देखिए, और वो कुछ इस तरह का दे रखा है। मैं एक बार जरा इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूँ और उसके बाद इसको जरा सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का मेरे पास क्वेश्चन है। हाँ जी, यहां पे मेरा समिंग पॉइंट है। देखिए दोस्तों, इस तरह का दे रखा है और यहां पे फिर आउटपुट है मेरे पास, दिस इज yn, दिस इज yn, और यहां पे मेरे पास क्या है, xn है, इनपुट xn। अब सुनिए, ये जो है ये है मेरे पास h1n, ऊपर जो है वो है h2n, यहां पे जो है वो है h2n, नीचे जो है एक h3n है, एक h4n है, h3n और तीसरा है h4n। कुछ इस तरह का दे रखा आपको। ठीक है, इस तरह का आपको ये ब्लॉक डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या कर रहा है ये, h1n की वैल्यू आपको दे रखी है, h1n की वैल्यू आपको दे रखी है। सुनिए वो क्या है, वो है -2101, -2101। ये आपकी h1n की वैल्यू है और जो ओरिजिन है वो 1 पे है यहां पे। नेक्स्ट है मेरे पास h2n। h2n की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज, h2n की जो वैल्यू है दैट इज -112। ये आपको h2n की वैल्यू दे रखी है, ओरिजिन दे दिया आपको। h4n आपको दे रखा है, h4n इज -11, कुछ इस तरह का दे रखा है और ओरिजिन आपको यहां पे दे रखा है। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का दे रखा है। अच्छा, ये कह रहा है द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, मतलब अगर मैं यहां पे डेल्टा टी डाल दूं तो उसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा वो क्या दे रखा है, yn की वैल्यू दे रखी है, या इसका ओवरऑल hn लिख लो ना। ओवरऑल hn जो दे रखा है इंपल्स रिस्पॉन्स, वो क्या दे रखा है, सुनिए, दैट इज 4ABCD -2 and 4, -2 4 ये दे रखा है दोस्तों, और C के ऊपर आपको ओरिजिन दिया गया है। ये कह रहा है इंपल्स रिस्पॉन्स मेरे पास ये है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है A + B + C + D, A + B + C + D, ये आपसे पूछा है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। जरा देखिए, एक चीज इसमें दे नहीं रखी है, क्या, H3n नहीं दिया है। अब मुझे H3n निकालना है, मुझे देखना है H3n क्या होगा। अगर H3n आ जाएगा तो फिर ये ABCD की वैल्यू भी आ जाएगी, बहुत आसान काम है। ठीक है, जरा देखिए कैसे निकालेंगे। मुझे एक बात बताइए, H1n की जो लेंथ है वो कहां से कहां तक है, बताओ।
H1n की जो लेंथ है वो कहां से कहां तक है, वो है -1 से लेके n की वैल्यू -1 है यहां पे, से लेके 0 1 2 तक है। तो जो लेंथ है n की जो वैल्यू आएगी, n मतलब कैपिटल N जो है वो मेरी लेंथ है, और जो लेंथ है मेरी H1n की वो -1 से लेके 2 तक है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए, इसकी लेंथ कहां पे है Hn की, 0 -1 -2 -3 से लेके 1 2 3 तक। तो इसका मतलब जो Hn की लेंथ है, ये तो H1n की है भाई, अगर मैं Hn की बात करूं तो Hn की जो लेंथ है दैट इज, बताओ कहां से कहां तक है, -3 to 3। तो Hn की जो लेंथ होगी वो -3 to 3 होगी, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए जरा, ओवरऑल जो Hn आएगा इसका, उसकी लेंथ -3 से 3 है, इसकी लेंथ -1 से 2 है। अब इसके साथ ये कन्वोल होगा ना, इसका मतलब इस ब्लॉक की, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ब्लॉक का, उसकी लेंथ कहां से कहां तक होनी चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए -2 से लेके 1 तक। क्यों भाई, क्योंकि जरा देखिए H1n के साथ ये ब्लॉक कन्वोल होगा पूरे का पूरा। अब जब कन्वोल होता है तो लेंथ आपकी जुड़ जाती है, आपको पता होगा, आपकी जो लेंथ होती है, जो ये पॉइंट होते हैं जुड़ जाते हैं। अब -1 में मैं कितना जोड़ूं कि -3 बन जाए, क्योंकि ओवरऑल मुझे -3 से चाहिए, तो इसका मतलब ये -2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, इसका मतलब -2 और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा। इसका मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है मेरा ये वाला, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो -2 से लेके 1 तक होनी चाहिए। सही बात है, इतना समझिए पहले, बहुत अच्छा भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, ये वाला जो सिस्टम है मेरा, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए ये -2 से लेके 1 तक होनी चाहिए। अब मुझे बताओ H2n कहां से कहां तक है, क्योंकि जरा देखो, अब इसका अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो वो बनेगा H2n प्लस, इनको कॉन्वोल्यूशन कर दो, H3n कॉन्वोल्यूशन H4n, ये बनेगा दोस्तों। इसके ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ये पैरेलल में है ना, तो इन दोनों को कन्वोल्व कर दो और उसमें ये ऐड कर दो, ये बनेगा। अब मुझे एक बात आइए, H2n की लेंथ कहां से कहां तक है, H2n जो है वो है -1 से लेके 1 तक, H2n जो है वो है -1 से लेके 1 तक, H2n इसकी लेंथ। तो इसका मतलब ये जो कॉन्वोल्यूशन आएगा ये कहां से कहां तक आना चाहिए, ये आना चाहिए -2 से लेके 1 तक, -2 से लेके 1 तक आना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ छोटी है, ये -1 से लेके 1 तक है, और ओवरऑल लेंथ जो होनी चाहिए -2 से लेके 1 तक होनी चाहिए। तो अगर ये लेंथ -1 से 1 तक है तो ये फिर इसका मतलब -2 से 1 तक होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट जब मैं ऐड करूंगा तो आपकी अल्टीमेटली जो लेंथ है ओवरऑल वो आपकी -2 से 1 तक आ जाए। अब आप बोलोगे सर जरूरी तो नहीं है, ये -2 से 0 भी हो सकती है, -2 से आपका -1 तक भी हो सकता है, क्योंकि बाकी आगे वाला तो ये 0 से आगे तो ये हैंडल कर लेगा ना। उससे पहले तो एक बार मैं बड़ी से बड़ी लेंथ लेके चल रहा हूं इसकी, कि बड़ी से बड़ी लेंथ क्या हो सकती है इसकी, -2 से लेके 1 तक हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, H4n तो आपको दे रखा है, H4n कहां से कहां तक है, -1 से लेके 0 तक है। H4n की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 0 तक है, ध्यान से देखो। तो इसकी लेंथ ओवरऑल क्या होनी चाहिए, अगर मैं कन्वोल्व करूंगा H3 और H4 को, तो ओवरऑल जो लेंथ होनी चाहिए -2 से लेके 1 तक होनी चाहिए। इसका मतलब है जो H3n आएगा उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए बताइए जरा, वो क्या होनी चाहिए बताओ जरा, वो होनी चाहिए -1 से लेके 1 तक, वो ये लेंथ होनी चाहिए, -1 से लेके 1 तक इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, H3n की। अगर H3n की ये लेंथ होगी और H4n की ये लेंथ होगी तो जब कन्वोल्व करोगे तो -2 से लेके 1 तक बन जाएगी, समझ आया। तो H3n का मुझे एक तो डायमेंशन पता चलेगी कितनी लेंथ है उसकी, ठीक है, -1 से लेके 1 तक। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बिल्कुल एज वाला केस ले लिया, आप ऐसा नहीं ले सकते हो, आप इसको -2 से 0 भी तो ले सकते थे, क्योंकि 0 से आगे फिर ये हैंडल कर लेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। जरा देखिएगा, तो इसका मतलब मैं पूरी वैल्यूज निकाल रहा हूं, पूरी वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, -1 से लेके 1 तक जो पॉसिबल मैक्सिमम हो सकती है वो मैं लेके चल रहा हूं, -1 से लेके 1 तक। अब आप मुझे बताइए इसको फिर -1 से लेके 1 तक मैं क्या लूं, फिर XYZ ले लेता हूं कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं H3n की क्या वैल्यू आएगी, H3n विल बी इक्वल टू, मैं मान लेता हूं X, Y, Z, और ऐसे बनेगा। तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैंने लेंथ चेक कर ली कि H3n की क्या लेंथ आएगी। अब बस क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया, H3 और H4 को पहले कन्वोल्व करो। H3 और H4 को अगर मैं कन्वोल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, H3 ये है और H4 ये है, तो इसको मैट्रिक्स में लिख लो भाई, X, Y,
z और यहाँ पे एरो है, और ये बताइए -1 1 और एरो कहाँ पे है? 1 पे है। ठीक है, अब जरा देखिए क्या बनेगा। तो ये बनेगा -x -y -z, ये बनेगा x y z। जरा देखिए ये कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। तो आप बताइए ये बनेगा -x, x y, और एक बनेगा y z, और एक बनेगा z। सही है भाई? जरा देख लीजिए एक बार, इस तरह का बनेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ओरिजिन देखना चाहूं तो कहां पे आएगा ओरिजिन? ओरिजिन इस पहला, दूसरे, तीसरे टर्म पे आएगा। इसका मतलब यहां पे मेरा ओरिजिन आएगा। तो ये क्या है बताओ? ये तो कौन सी टर्म है? ये तो इनका कॉन्वोल्यूशन है, उसमें ये ऐड कर दो H2n, और H2n की वैल्यू ये है। ठीक है, -1 1 2। तो इसका मतलब मुझे ऐड करना है -1 1 2, यहां पे मेरा ओरिजिन है, इसको मुझे ऐड करना है दोस्तों। अब कैसे ऐड करेंगे बताओ? ओरिजिन पे जरा देखिए, तो जरा देखिए ओवरऑल जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ओरिजिन पे ये y - z है, तो ये बन जाएगा 1 + y - z। एक तो ये बन जाएगा। अच्छा, 1 पे क्या बनेगा? 2 + z, ये 1 पे बन जाएगा। -1 पे x - y - 1, x - y - 1, ये बन जाएगा, और यहां पे -x बन जाएगा। जरा समझिए भाई, ये टर्म आएंगी, जोड़ने पे ये टर्म बनेगी। ठीक है, अब इसके साथ मुझे कन्वोल करना है, तो इसका मतलब मैं अब इसको कन्वोल करूंगा। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, -x x - y - 1 y - z + 1 एंड z + 2। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वोल करना है किसके साथ बताइए? H1n के साथ। और H1n क्या है? -2 1 -2 1 0 1 -2 1 0 1, और 1 पे आपका ये एरो आ जाएगा। यहां पे कहां पे एरो है बताओ जरा? यहां पे कहां पे एरो है? इस जगह पे। ये ओरिजिन वाला पॉइंट है मेरा, क्योंकि देखो ना 1 और ये जब ऐड किया तो ये वाला ओरिजिन आएगा। इसका मतलब यहां पे इस जगह पे एरो है, और यहां पे एरो है। तो आप बताइए ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा -2 × x - y - 1 -2 × y - z + 1 -2 × z + 2, ये बनेगा। दूसरा बोलिए, ये बनेगा -x x - y - 1 y - z + 1 z + 2। नेक्स्ट आइए 0 0 0 0। नेक्स्ट बोलिए -x x - y - 1 y - z + 1 एंड z + 2, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब बताओ, अब इनकी वो घर बना दो। आपको याद होगा क्या तरीका होता है? यही तरीका होता है ना, इसके ये घर बना दो भाई। ठीक है, देखिए ये बनेंगे। तो अब बताइए पहली जो टर्म आएगी वो आएगी 2x। अब तो हो गया क्वेश्चन। पहली जो टर्म आएगी वो आएगी 2x। दूसरी क्या आएगी बताओ जरा? इनको जोड़ दो तो -3x, जरा देखिए -3x + 2y + 2 + 2y + 2, ये दूसरी टर्म आएगी। तीसरी टर्म बोलिए इनको जोड़ना है तो x, एक आ गया x के बाद y की कौन सी टर्म आएगी? -3y, एक आ गया x, और x के बाद क्या बनेगा बताओ जरा? एक तो आ गया x, एक बनेगा -3y x - 3y + 2z - 2 + 2z - 2। ठीक है भाई, ये दूसरी टर्म आ गई। तीसरी बोलिए, तीसरी क्या बनेगी? तीसरी बनेगी -x + y। तीसरी जो टर्म आएगी वो बनेगी -x + y। जरा देखिए तीसरी जो टर्म आएगी -x + y -3z और ये बनेगा -3 -3z -3। नेक्स्ट बोलिए x - y + z + 1 x - y + z + 1, तीसरी ये है। अच्छा, उसके बाद y - z + 1, उसके बाद है y - z + 1, और उसके बाद है z + 2। देखिए दोस्तों ये टर्म्स आएंगी। अब एरो कहां पे आएगा, मतलब ओरिजिन कहां पे आएगा? जरा देखिए, एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, तो कौन से उसमें लाइन में कट कर रहा है? 1 2 3 4th,
1 2 3 4, यहां पे आपका ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए। अब सुनिए, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको ये यहां पे दे रखी है। अब मैं कंपेयर करूंगा और कंपेयर करके जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले जरा देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट वाली टर्म को, तो z+2 इक्वल टू कितना है 4। तो आप बताइए, मैं यहां से लिखूंगा z+2 इक्वल टू 4, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो आप बताइए z की वैल्यू क्या बनेगी 2, z इक्वल टू 2, z की वैल्यू 2 आ गई है। ध्यान से देखिए, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने पहले जो सोल्व किया हुआ है वो अलग तरह से सोल्व किया हुआ है। z की वैल्यू आ गई है 2, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब आइए दूसरी टर्म, जो दूसरी टर्म है, जो सेकंड लास्ट है, अगर उसको मैं देखूं तो वो -2 के बराबर है। इसका मतलब y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू कितना है बताओ जरा, -2। अब बताओ z की वैल्यू 2 आ रखी है मेरे पास, तो y -2 प्लस 1 इक्वल टू -2। अब -2 से -2 कट गया, y की वैल्यू आ जाएगी -1। ध्यान दीजिएगा भाई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। अब आप बताइए, अब कौन सी कंपेयर करेंगे, अब आगे वाली कंपेयर करेंगे। अब आगे वाली कैसे कंपेयर करोगे, जो सबसे पहली टर्म है, सबसे पहली टर्म इसमें 2x है, तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 2। जरा ध्यान से देखिए, अपने पास x आ गया, y आ गया और z आ गया। मतलब आप ये कह सकते हो, जो मेरे पास H1n है, सॉरी कौन सा H3n, उसकी तीनों कंपोनेंट आ गए। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे H3n के तीनों वैल्यू आ गए मेरे पास। कितनी वैल्यू आई बताओ जरा, x की वैल्यू कितनी है 2 -1 2, 2 -1 2, और ओरिजिन मेरे ख्याल से मिडिल में है। जरा ध्यान से देखो, ये रहा XYZ है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब आप बताइए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपको a + b + c + d चाहिए ना, a + b + c + d, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो आप पहले ये बताओ a की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखो, a दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म यहां पे ये है, तो a इज -3x + 2y + 2, ये है दोस्तों। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -3x की जगह पे 2 + 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे -1 + 2, ये बनेगा दोस्तों। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, -6 -2 -8 और n + 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, -6। तो इसका मतलब a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, दैट इज -6। मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूं, a इज -6, करेक्ट है। नेक्स्ट आइए b की वैल्यू जरा देखिए, b क्या है, b मेरे थर्ड टर्म है। तो अगर मैं थर्ड टर्म देखो तो वो है, ये है b। तो इसका मतलब x - 3y + 2z, x - 3y + 2z, x - 3y + 2z -2, ये वैल्यू है b। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 2 -3, y की वैल्यू -1 + 2, z की वैल्यू कितनी है 2 -2। अब इसकी वैल्यू जरा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + 3 5, 5 + 2 कितना हो गया, 5 + 4 9, 9 - 2 इज 7। तो इसका मतलब b की वैल्यू जो आएगी दैट इज 7। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने 7 निकाला क्या, नहीं भाई b को मैंने थोड़ा गलत निकाल दिया मेरे ख्याल से। b की वैल्यू एक बार जरा फिर से चेक कीजिए, जो b है वो है x - 3y + 2z -3 आ रहा है भाई मेरे पास। एक बार जरा चेक करो, यहाँ पे -3 है क्या, एक बार चेक करते हैं कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ यहाँ पे जरा देखिए -2 यहाँ से, हाँ -3 आएगा भाई, माफ कीजिएगा, यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप -3 लिखिए और यहाँ पे भी आप -3 लिखिए, तो इसका मतलब ये 6 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए c जरा देखिए। अब c क्या है मेरे पास, c जो था ये कौन सी टर्म थी, ओरिजिन वाली। अब ओरिजिन वाली ये टर्म है, तो इसका मतलब -x + y -3z -3, ये है मेरा c। और इसकी जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, -x + y -3z -3, इसकी जो वैल्यू है c की दैट इज -12, ये आएगी -12। और d को ऐसे ही कंपेयर कर लो, d क्या है, फर्स्ट n = 1 वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो d है, और d की जो वैल्यू आएगी दैट इज 6, d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 भाई। तो आप बताइए, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था a + b + c + d। आप एक बार चेक कर लो, सबको जोड़ दो तो ये तो कट जाएगा दोनों। ठीक है, ये -12 ये +6, तो इसका आंसर इज -6, ये आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज -6। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी का लिंक्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा आपसे, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया समेशन ऑफ H3n
आपसे ये पूछा है समेशन ऑफ H3n, जो भी इसकी टर्म होंगे H3n में उनका समेशन पूछा है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पूछी है भाई। तो अब जरा देखिए H3n तो मेरे पास ये आया ना, तो इसका अगर आप समेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3। तो सिंपल कहानी थी, 4 - 1 करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था अभी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फॉर ए सिस्टम विद इनपुट एज xt एंड आउटपुट एज yt आर रिलेटेड बाई yt इक्वल टू sin t इंटू x ऑफ t - 1। ये देखा है, एक सिस्टम है मेरे पास, उसमें ये कह रहा है इनपुट अगर मैं xt कर रहा हूं तो आउटपुट मेरे पास yt है, और yt को मैंने इस तरह से लिंक किया हुआ है xt के साथ, मतलब xt और yt इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, और इसका इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है ht, ठीक है। अब सुनिए क्या कर रहा है ये, द इंपल्स रिस्पॉन्स ht, ये कह रहा है अगर मैं यहां पे डेल्टा t डाल दूं, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू, वो बनेगा मेरे पास sin 1 इंटू डेल्टा ऑफ t - 1, और ये सही भी है, ये इसका इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा भी। अब आप बोलोगे सर ये इंपल्स रिस्पॉन्स कैसे आएगा, जरा देखिए, इंपल्स का रिस्पॉन्स अगर मैं xt की जगह पे डेल्टा t रख दूंगा तो आप बताओ जो आउटपुट आएगा yt, वही तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, इंपल्स का रिस्पॉन्स। अगर इनपुट को इंपल्स रख दूंगा तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो yt बन जाएगा ना, और yt की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, वो बनेगी sin t इंटू डेल्टा t - 1। अगर xt डेल्टा t है तो xt - 1 डेल्टा t, और इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी sin 1 इंटू डेल्टा t - 1। अब यही तो दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है जो ht है दैट इज sin 1 इंटू डेल्टा t - 1, ये आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है। अभी कह रहा है नाउ द अबो सिस्टम इफ द इनपुट इज, ये कह रहा है ht मुझे पता चल गया, अब ये कह रहा है मैं इनपुट की वैल्यू को अगर e की पावर -2t ut कर दूं तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आएगा, अगर मैं इनपुट को ये कर दूं तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आएगा। क्वेश्चन इसका जो आंसर दे रखा है वो आंसर है, एक ऑप्शन दे रखा है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे सर कन्वोल्यूशन कर दो, तो इसकी कन्वोल्यूशन कर देते हैं। तो जरा देखिए, अगर कन्वोल्यूशन करोगे तो -2t ut कॉन्वोल्यूशन sin 1 डेल्टा t - 1, तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा sin 1 इंटू ई की पावर, इसको इसके साथ कन्वोल्व करो, e की पावर -2 t - 1 u ऑफ t - 1, ये आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। और ये ऑप्शन में दे भी रखा है मेरे ख्याल से, एक ऑप्शन में दे रखा होगा ये sin 1 e की पावर -2 t - 2 u ऑफ t - 2, आंसर आगरा में दे रखा है, बट आगरा जो है वो गलत आंसर है। क्यों, अब आप सोचिए क्यों गलत है ये गलत इसलिए है बिकॉज जो कॉन्वोल्यूशन है वो केवल किस पे अप्लाई होती है, LTI सिस्टम पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ध्यान से देखो, लीनियर जरूर है, लीनियर है बट टाइम वेरिएंट सिस्टम है, तो इसका मतलब इसके ऊपर आप कॉन्वोल्यूशन नहीं लगा सकते हो, ये गलत कर दिया आपने, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, फिर आप बोलोगे सर इंपल्स रिस्पॉन्स हर चीज का होता है, ठीक है। इंपल्स रिस्पॉन्स तो इंपल्स डाल दो उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, इंपल्स रिस्पॉन्स तो लीनियर नॉन लीनियर सब चीजों का होता है। तो इसका मतलब अब मैं आउटपुट कैसे निकालूं, अगर मान लीजिए xt ये दे रखा है तो बड़ा आसान है, अगर xt ये है तो x ऑफ t - 1 बताओ क्या बनेगा, वो बनेगा e की पावर -2 t - 2 u ऑफ t - 2, तो बस आप पुट कर दो यहाँ पे xt - 2 की, तो yt जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, वो बनेगा sin t इंटू e की पावर -2 t - 2 u ऑफ t - 2, सिंपल कहानी। sin t के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिलेड इनपुट को, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देख लो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये जो है ये मेरा कौन से ऑप्शन में है, सुनिए ये है मेरा बॉम्बे में, तो इसका मतलब आंसर इज बॉम्बे। एक मिनट जरा रुकिए, x ऑफ t - 1 है भाई, एक मिनट जरा रुको, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे t - 1 आएगा, हाँ जी मैं गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया, -1 आएगा भाई। तो आंसर क्या बनेगा बताओ, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर इज बॉम्बे, बी आंसर इज करेक्ट। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप गलतियां कहां पे करते हो, आप इंपल्स रिस्पॉन्स कॉन्वोल्यूशन ले लेते हो, ht आपको आ गया, मजे आ गए, फिर तो आपको लगता है कि ht तो इंपल्स में आ गया, तो फिर तो कॉन्वोल्यूशन कर दो फटाफट हो जाएगा, नहीं कर पाओगे भाई, बिकॉज सिस्टम मेरा LTI नहीं है, सिस्टम मेरा लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए आप जो आउटपुट आएगी वो इस तरह की आएगी, आंसर इज बॉम्बे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है ए सिस्टम हैज इंपल्स रेस्पॉन्स h1n, h1n की वैल्यू दे रखी है 1/n फैक्टोरियल un, 1/n फैक्टोरियल un, हाँ जी। एंड द अदर सिस्टम हैज इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ h2n, दूसरा सिस्टम है उसका इंपल्स रेस्पॉन्स दे रखा है 1/n un, 1/n un, दूसरे का ये दे रखा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। h1n h2n बोथ आर स्टेबल, ओनली h1n स्टेबल, बोथ सिस्टम आर अनस्टेबल, और उसमें दूसरे में दे रखा है लास्ट में ओनली h2n स्टेबल। ये मेरा अनस्टेबल सिस्टम आएगा दोस्तों, अनस्टेबल सिस्टम होगा, और ये मेरा स्टेबल सिस्टम होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, चलिए बताता हूं। देखिए अगर मैं स्टेबिलिटी का रूल लगाऊं, HN के मोड का समेशन ले लूं n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट शुड बी फाइनाइट, ये रूल होता था। अब बताइए अगर पहले वाला ले लूं, तो पहले वाले को अगर मैं n फैक्टोरियल कर रहा हूं और समेशन n फ्रॉम, क्योंकि -इन्फिनिटी तो शुरू होगा नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो बनेगा 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, तो जरा देखो ये इसकी वैल्यू कैसे निकालें। मुझे याद है e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब बताइए अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो ये नहीं आ जाएगा क्या, e की पावर 1 इज 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस आगे तक। अब जरा ध्यान से देखो, 1/0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1/1 इज 1, ये भी 1, ये 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी फाइनाइट, e की पावर 1 आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। अब दूसरे पे देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे तो 1/, पहले तो n की वैल्यू 0 लो, तो 0 पे लोगे तो ये बनेगा, फिर 1/1, 1/2, 1/3, ये क्या बन गया, ये आपका इनफाइनाइट पहले ही हो गया, और आगे वाले चलो जो भी आएंगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट, ये अनस्टेबल है। अच्छा कोई बोलता सर अगर मैं ऐसे ले लेता 1/n u ऑफ n माइनस 1, अगर मैं 0 से ना लेके 1 से लेता तब क्या होता, तब भी आपका ये अनस्टेबल होता, तब भी आपका ये अनस्टेबल होता। अब आप बोलोगे सर क्यों अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको समेशन करूंगा, जरा देखिए अगर मैं इसको ओपन करूं, समेशन लगाऊं इसके ऊपर, ये वाला रूल लगाऊं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये अब ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे बनते चले जाएंगे, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, और अप टू इन्फिनिटी देखोगे तो ये आंसर इनफाइनाइट आएगा, ये समेबल नहीं है सीरीज। कैसे, सुनिए जरा देखिए, इसको मैं 1 लिख लेता हूं प्लस, अब जरा देखो ध्यान से इसको 1/4 कर लेता हूं मैं, या फिर चलो इसको 1/4 मत लिखो, एक काम करते हैं, मैं 1 2 3 4, मैं इनको 1/4 लिख सकता हूं क्या, मतलब आप आइडिया से लगा के देखो ना, देखो ऐसे 4 टर्म उठा लो, एक ये 4 टर्म उठा लो, और इन सबको 1/4 अज्यूम कर लो, मान लो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। आप 1 मिनट के लिए ये मान लो, इनका सम करोगे तो 1 आएगा। आप बोलोगे सर एक्चुअल में तो 1/4 नहीं है, एक्चुअल में इनका सम इससे तो ज्यादा ही आएगा ना, मैं तो मिनिमम सम लेके चल रहा हूं भाई, एक्चुअल में इसका जो सम आएगा वो इससे तो ज्यादा ही आएगा, नहीं समझे। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको ऐसे टर्म ले रहा हूं, और अगले ऐसे ही 1/8 ले लो अगली, और ऐसे ऐसे 8 टर्म ले लो आगे वाली, ठीक है, या 1/10 ले लो और अगली 10 टर्म ले लो, सबको जोड़ोगे, सबको 1/10 1/10 1/10 1/10 कर लो, तो उसका भी 1 लिख दो। ऐसे ऐसे अगर आप देखते जाओगे तो ऐसे 1 वाली बहुत सारी टर्म हो जाएंगी, और उनका जो सम बनेगा अप टू इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट बनेगा। मतलब पता नहीं आपको ये समझ आया कि नहीं आया, बट ये समेबल सीरीज नहीं है, मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है, ठीक है, दिस सीरीज इज नॉट समेबल। तो इसका मतलब अगर ये होता तब भी ये आपका अनस्टेबल होता, ठीक है, तो इसका मतलब केवल पहले वाला स्टेबल है, पहले वाला आपका समेबल है, मतलब समेबल सीरीज बनेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो बॉम्बे आएगा दोस्तों, बॉम्बे इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है 2 लीनियर सिस्टम S1 एंड S2 कास्केड किए गए हैं, देखिएगा
S1 S2 दो लीनियर सिस्टम है। अब सुनिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है S इज द ओवरऑल सिस्टम, S इसका ओवरऑल सिस्टम है, लेकिन ध्यान देना ये क्या दे रखे हैं, लीनियर दे रखे हैं, ये लीनियर सिस्टम दे रखे हैं, ये ध्यान देना भाई, ये आपके लीनियर सिस्टम है। तो सुनिए S इज द ओवरऑल सिस्टम, ठीक है। सम स्टेटमेंट आर गिवन विच इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट सुनिए, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम द आउटपुट विल रिमेन सेम। ये कह रहा है अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो आउटपुट सेम रहेगी। आंसर इज रॉन्ग, गलत है ये। क्यों? क्योंकि ऐसा तब होता है जब सिस्टम क्या हो, LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अब इसमें यह नहीं दिया है कि सिस्टम मेरा टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है, इसमें सिर्फ ये बोला है सिस्टम मेरा क्या है, लीनियर। तो लीनियर में अगर आप उल्टा करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो सेम हो। क्यों? क्योंकि अकेला लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है, पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है भाई, 1 जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए नंबर 2, नंबर 1 मैंने बताया, ठीक है। अब नंबर 2 देखिए क्या करिए, नंबर 2 स्टेटमेंट में क्या बोला आपसे, S इक्वल टू S1 कॉन्वोल्यूशन S2। ये कह रहा है S की वैल्यू जो होगी वो S1 कॉन्वोल्यूशन S2। अब ये भी गलत है, क्यों गलत है बताओ? ये भी रॉन्ग है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट नहीं है दोस्तों, और जब तक LTI नहीं होगा तब तक कॉन्वोल्यूशन का कोई मतलब नहीं रहता। दूसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब आइए तीसरी स्टेटमेंट, इफ एनी वन ऑफ द अबोव सिस्टम इज नॉन कॉजल द ओवरऑल सिस्टम विल बी नॉन कॉजल। ये कह रहा है अगर इनमें से कोई भी नॉन कॉजल हुआ तो ओवरऑल भी नॉन कॉजल होगा। नहीं जी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इनमें से एक भी नॉन कॉजल हुआ तो ऐसा हो सकता है कि कॉजल हो जाए, ओवरऑल कॉजल आ जाए। कैसे भाई? मान लीजिए ये नॉन कॉजल है, नॉन कॉजल है तो इसके जो जीरोज होंगे वो पोल से ज्यादा होंगे, ठीक है। जीरोज जो होंगे वो पोल से ज्यादा होंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि पोल्स ज्यादा हो जाए जीरो से, और मान लीजिए 1 मिनट के लिए LTI मान लेता हूं मैं, इसको दे तो नहीं रखा बट एक अज्यूम तो कर सकते, एक केस LTI वाला भी तो ले सकते हो ना आप। पहली जो 2 स्टेटमेंट है उनमें आप LTI मत लो भाई, ऑलवेज तो LTI नहीं होगा ना। बट सोचिए अगर ये LTI है तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? सोचिए इसमें जीरो ज्यादा है, इसमें पोल ज्यादा है, और कैंसिलेशन हो रहा है पोल एंड जीरोस का। तो ओवरऑल जो सिस्टम आएगा क्या पता, उसको कन्वोल्व करने के बाद जो ओवरऑल आएगा, ओवरऑल सिस्टम में नंबर ऑफ पोल जो है वो ज्यादा हो जाए जीरो से। अगर ऐसा आ गया तो नॉन कॉजल कहां रहा, फिर तो कॉजल बन जाएगा। पॉइंट को समझिए। तो मैंने क्या बोला सुनिए, ये तीसरी जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है इफ एनी वन ऑफ द अबोव सिस्टम इज नॉन कॉजल देन द ओवरऑल सिस्टम विल बी कॉजल। ये भी आपका रॉन्ग है भाई, ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कैंसिलेशन हो जाए पोल जीरो की, और लेकिन वो तभी होगी पोल जीरो की कैंसिलेशन जब ये मल्टीप्लाई होंगे लैप्लेस डोमेन में, और मल्टीप्लाई केवल तभी होंगे जब LTI होंगे। आप बोलोगे सर पिछले 2 ऑप्शन के लिए तो आपने LTI माना नहीं। पिछले 2 ऑप्शन के लिए हमने LTI एक बार माना भी और नहीं भी माना। मतलब जैसे ये देखो, ये कह रहे हैं आप S इक्वल टू S1 कॉन्वोल्यूशन, ये तब है जब LTI है, बट हर टाइम LTI तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी हो सकता है ना ये सिस्टम। तो पॉइंट को समझिए, ये कुछ भी हो सकता है, LTI भी हो सकता है, नॉन LTI भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, पॉइंट को समझिए, ठीक है। इसलिए मैंने गलत इसको बोला है। सिमिलरली पहले वाले भी इसी रीजन से गलत हुआ। इस रीजन में तीसरे केस में मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि LTI है, क्योंकि दोनों मान सकते हो ना आप, एक बार LTI भी मान के चलो, एक बार नॉन LTI भी मान के चलो, दोनों पॉसिबल है ये तो, ठीक है। लीनियर तो दे ही रखा है, टाइम इनवेरिएंट एक बार मान लो, एक बार मत मानो, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं मान लूं एक बार, तो उस केस में अगर ये नॉन कॉजल है और ये कॉजल है, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी जब लैप्लेस डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे तो पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाए, और ऐसा हो सकता है ओवरऑल सिस्टम में नंबर ऑफ पोल ज्यादा हो जाए जीरो से, तो उस केस में आपका सिस्टम फिर क्या बन जाएगा, कॉजल बन जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है, इफ एनी वन ऑफ द सिस्टम इज नॉन कॉजल द ओवरऑल सिस्टम विल बी नॉन कॉजल। ये स्टेटमेंट गलत हो गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए नंबर 4, इफ एनी वन ऑफ द सिस्टम इज अनस्टेबल द ओवरऑल सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अगेन ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है अगर एक सिस्टम अनस्टेबल है तो ओवरऑल सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये भी गलत है। एक बार LTI वाला केस अज्यूम करके देख लो, मान लीजिए कि LTI है, तो इसमें मान लीजिए पोल नीचे S-2 है, ये अनस्टेबल है, और ऊपर S+ दिया। अब दूसरे में जीरोस S-2 ले लो और पोल ये ले लो, ठीक है। अब ये तो स्टेबल है, अब जब कॉन्वोल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे लैप्लेस डोमेन में, कट जाएगा और ओवरऑल सिस्टम स्टेबल बन गया। तो पोल जीरो कैंसिलेशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम आपका स्टेबल बन जाए। तो अगर एक अनस्टेबल है और एक स्टेबल है तो ओवरऑल सिस्टम में भी स्टेबल। अगर ये LTI है तो मैं ऐसे सोच सकता हूं। आप बोलोगे सर LTI तो है ही नहीं ना। नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते LTI है भी नहीं है ही नहीं। क्यों?
हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आपको तो सिर्फ लीनियर दिया गया है, तो इसका अंदर टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों का केस अज्यूम करके चलना आपको। लेकिन जब मैंने टाइम इनवेरिएंट का केस लिया तो उस केस में ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है गलत होगी, सिमिलरली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत होगी। आप पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होगी दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज नन, ठीक है। आंसर इज ई ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ लीनियर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम वेरिएंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो अगर हो सकता है नहीं भी हो सकता तो ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू नहीं होगी, क्योंकि अगर है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो ठीक नहीं है, तो ऑलवेज तो नहीं ना हुई, इसलिए इसको मैंने रॉन्ग बोला है। सिमिलरली पहले में भी एलटीआई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है और लीनियर टाइम वेरिएंट भी हो सकता है। तो अगर लीनियर टाइम इनवेरिएंट है तो पहली स्टेटमेंट ठीक होगी, लेकिन टाइम वेरिएंट होगा तो नहीं होगी, तो इसका अंदर ऑलवेज तो नहीं हुई ना, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग बोल दिया। तो पॉइंट को समझिए, इनको मैं कैसे रॉन्ग बोल रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, द डिस्क्रीट सिस्टम, आपको एक्शन दे रखा है, आपको कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऑफ द सीक्वेंस पूछा है। कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक। अब ये क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, अब ये जरा देखते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है ft और उसके अंदर xt प्लस JYT, वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ये दे रखा है। अगर मैं f ऑफ माइनस टी निकाल दूं तो बनेगा x ऑफ माइनस टी प्लस j y ऑफ माइनस टी, टी की जगह माइनस टी कर दो, और फिर f ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट ले लो तो बनेगा x ऑफ माइनस टी माइनस j y ऑफ माइनस टी, ये बन जाएगा। कॉन्जुगेट लोगे तो ये आ जाएगा, j की जगह माइनस j आ जाएगा। अब एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है f ऑफ माइनस टी का जो कॉन्जुगेट है दैट इज माइनस ऑफ ft, अगर ये इसके बराबर आ जाए, इसका जो ये जो वैल्यू है इसके नेगेटिव के बराबर है, और ये इसके नेगेटिव के बराबर होने का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो x ऑफ माइनस टी माइनस j y ऑफ माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ टी माइनस j y ऑफ टी। अब अगर आप इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करो तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं x ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एंड y ऑफ माइनस टी इक्वल टू वाई टी। इसका मतलब आप बोल सकते हो जो रियल पार्ट है दैट इज ऑड फंक्शन ऑफ टी, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो है एक्स टी वो ऑड फंक्शन ऑफ टी होगा, ऑड फंक्शन ऑफ टी होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज इवन फंक्शन ऑफ टी, वाई टी जो है वो आपका जो वो होगा इवन फंक्शन ऑफ टी, इवन फंक्शन ऑफ टी, तब ये एंटीसिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्री कॉन्जुगेट सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है, ये कॉन्जुगेट जो है ये वापस ft के बराबर आ जाए तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, और एक होता है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। तो जरा देखिए मैंने बोला f ऑफ माइनस टी का जो कॉन्जुगेट है अगर वो वापस आ जाए ft के बराबर तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये क्या बन जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक बन जाएगा, और अगर ऐसा आ जाए तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक बनेगा। अब सुनिए, मुझे तो क्या बताना है, मुझे तो इसका कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट बताना है किसी भी सिग्नल का, ft का, मुझे इस ft का कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट बताना है। तो मान लीजिए इस ft के अंदर दो पार्ट हैं, एक है gt जो कि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है और एक है ht जो कि कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं f ऑफ माइनस टी ले लूं तो बन जाएगा g ऑफ माइनस टी और ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, और ये बन जाएगा h ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, सोचिए इस तरह से, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है मान लीजिए, तो इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। अच्छा अब मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं, इसका कॉन्जुगेट आ गया, इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब आप बताइए तो f ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, बताओ जरा। ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है तो ये वापस किसके बराबर आ जाएगा, gt के बराबर ही आ जाएगा, और ये कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये बनेगा माइनस h ऑफ क्या बन जाएगा, ये इसकी वाली कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है तो ये क्या बन जाएगा, ये तो वापस उसके बराबर ही आ जाएगा, ये आपका माइनस ht के बराबर आ जाएगा, इस तरह का बन जाएगा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको और इसको अगर ऐड कर दूं, या सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बनेगा ft माइनस f ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ h ऑफ t, और ये एंटी सिमेट्रिक है भाई, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब बताइए
इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 को इधर ले आओगे तो नीचे डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक में यहाँ से आपका 2 हट गया है, ध्यान से देखिए भाई, ठीक है। तो ये मेरा जो पार्ट है ये कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट होता है, इसका मतलब एफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2, ये मेरा क्या हो गया, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक सिग्नल दे रखा है एफ टी, उसका आपको कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट बताना है। एफ टी क्या दिया हुआ है सुनिए, एफ टी की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज -4 माइनस जे 5, दूसरी वैल्यू है 1 प्लस जे 2, तीसरी वैल्यू है 4, ये है आपका 4, ये आपको दे रखा है एफ एन की वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या रहा है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट, तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, एफ ऑफ एन प्लस या माइनस होगा भाई, ठीक है, माइनस एफ ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट एन बाई 2, ठीक है भाई, ये बन जाएगा मेरा। और ये क्या है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट। जब इसकी वैल्यू निकालोगे एफ ऑफ माइनस एन, बताओ क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एन, अब यहां पे एरो यहां पे लगा रखा है, इसका मतलब ये ओरिजिन है, 1 प्लस जे 2 जो है वो मेरा ओरिजिन है, तो अगर एफ ऑफ माइनस एन करोगे तो पलटी आ जाएगा ये, ठीक है। ये 4 1 प्लस जे 2 और एक बन जाएगा -4 माइनस जे 5, ये बनेगा दोस्तों एफ ऑफ माइनस एन। अच्छा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो बताओ, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, और ये प्लस का माइनस का क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, ठीक है। ये आएगा एफ ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे मेरा एरो है, और ये है मेरे पास एफ एन। तो अब बताइए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो और बाई 2 कर दो, तो जरा देखते हैं क्या आंसर बनेगा। अब पहले इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या बनेगा, -8 माइनस जे 5 बाई 2, तो -8 माइनस जे 5 बाई 2, पहली टर्म ये आएगी, ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में पहली टर्म ये है। एक मिनट जरूर रुकिए, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, लास्ट टर्म 4 है ना, हाँ ये 4 है, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या अभी, एक बार देखिएगा। आई थिंक ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, एक बार जरूर रुकिए भाई, नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये, तो 7 का जरा देखिए आंसर आगरा में है, तो आगरा ऑप्शन जरा देखिए ना, आगरा में आ तो रहा है -5/2, ठीक तो है, हाँ सही है भाई। अगला बोलिए, दिस माइनस दिस कीजिए, तो माइनस करोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा और ये J4 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा J2, ठीक है। तो दूसरी टर्म ये आ जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन जरा देख लो किसमें है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो आएगा वो आगरा आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस आगरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, आपको HN की वैल्यू दे रखी है और वो कुछ इस तरह से दे रखी है। अब जब देखिए HN को मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूं, हालांकि इसने अलग अलग -1 1 ऐसे 0 पे ऐसे लिखा हुआ है, तो सुनिए HN की जो वैल्यू है वो है 0, n इक्वल टू 0 पे 0 है, n इक्वल टू 1 पे -2√2 है, और -1 पे भी -2√2 है, ठीक है। ओके, 2 पे 4√2 है, 4√2 है 2 पे, एंड 4√2 है -2 पे, ठीक है भाई। HN की वैल्यू ये देखिए, बाकी जगह 0 है। अब ये कह रहा है अगर मैं XN को क्या ले लूं, XN इक्वल टू e की पावर j π/4n, अगर मैं XN को ये ले लूं e की पावर j π/4n, द आउटपुट विल बी, आपको बताना है yn क्या होगा, yn की वैल्यू क्या होगी। अब सुनिए, ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको HN, ये आपको दे रखा है HN। अब एक काम करता हूं, मैं इसको इंपल्स की टर्म में लिख लेता हूं, जरा देखिए, इसको लिख रहा हूं -2√2 डेल्टा n -1 -2√2 डेल्टा n+1, ये तो ये दोनों टर्म होगी। अच्छा, ये क्या बन गया, 4√2 डेल्टा n -2 प्लस इधर वाली टर्म 4√2 डेल्टा n+1 n+2, माफ कीजिएगा, ये आएगा HN। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको मुझे yn चाहिए ना, तो इसको कन्वोल्व कर दो किसके साथ बताओ, e की पावर j π/4n, बस हो गया। अब आप बताइए, पहली वाली टर्म इसके साथ कन्वोल्व करोगे तो ये तो -2√2 तो बाहर आ गया। अब बोलिए, इसके साथ जब ये कन्वोल्व होगा तो बनेगा e की पावर j π/4
n माइनस वन प्लस ई की पावर j पाई बाई 4 n प्लस वन। ये टर्म पहले आएगी भाई। दूसरी बताइए, इसमें 4√2 कॉमन ले लो, तो 4√2 मैंने कॉमन ले लिया। अब बताइए क्या बनेगा अंदर बनेगा ई की पावर j पाई बाई 4 n माइनस 2 बनेगा प्लस ई की पावर j पाई बाई 4 n प्लस 2 बनेगा। सही है भाई, ये दूसरी टर्म आ गई। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है और फर्दर कॉमन ले लो। जरा देखो, ई की पावर j पाई बाई 4 n, ये मेरे पास नहीं, ई की पावर जरा देखो ना क्या कॉमन आएगा। मेरे हिसाब से क्या कॉमन आएगा, ई की पावर j पाई बाई 4 n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए ये बनेगा -2√2 इंटू ई की पावर j पाई बाई 4 n कॉमन आ गया दोनों से, और ये बनेगा ई की पावर j पाई बाई 4, ये बनेगा ई की पावर माइनस j पाई बाई 4, और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो ये बन जाएगा 2 cos पाई बाई 4, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बनेगा, 4√2 तो बाहर आ गया, और यहां पे क्या बनेगा, ई की पावर j पाई बाई 4 n मेरे पास बाहर आ गया। अंदर देखिए, अंदर क्या है, ई की पावर माइनस j2 और यहां पे ई की पावर प्लस j2, नहीं सॉरी, ई की पावर j पाई बाई 2 यहां पे बनेगा माइनस का, और यहां पे ई की पावर j प्लस पाई बाई 2 बनेगा, तो बन जाएगा 2 cos ऑफ पाई बाई 2। कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। तो ये तो कट गया, ये तो जीरो ही हो गया पूरा, और यहाँ पे cos पाई बाई 4 1/√2 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जरा देखिए ये बनेगा -2√2 इंटू ई की पावर j पाई बाई 4n इंटू ये क्या बन जाएगा 1/√2, ये आ गया। √2 से √2 कट गया, तो ये बन गया -2 ई की पावर j पाई बाई 4n, ये आ गया दोस्तों। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो अब जरा देख लो ये किस में है, -2, -2 तो कहाँ पे है, -4 है भाई। जरा देखो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, मेरे पास -4 आ रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, -4 आ रखा है क्या, एक बार जरा देखो। ये cos पाई 4 इज 1/√2, तो एक बार -2 आएगा भाई, ये आप एक बार देख लेना। मेरे पास -4 आ रखा है, तो लेकिन यहाँ पे -2 आ रखा है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। उम्मीद है आप इसको कर लोगे भाई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पता नहीं, एक बार चेक कर लेना, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो बस, और तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे, तो वो आप एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे -2 आना चाहिए, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9, आसान क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, मैं वो ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। जरा देखिए, यहाँ पे है a की पावर n un, a की पावर n un, और यहाँ पे है डेल्टा n माइनस 1, दिस इज डेल्टा n माइनस 1। नीचे आइए, नीचे आपको क्या दे रखा है सुनिए, यहाँ पे आपको दे रखा है डेल्टा n माइनस 2, डेल्टा n माइनस 2, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है सुनिए, a की पावर n un, a की पावर n un, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे आपका समिंग पॉइंट है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का है, और यहाँ से मैं इनपुट कर रहा हूँ, और इनपुट क्या है 2 डेल्टा n, 2 डेल्टा n। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a yn इज इक्वल टू 8, ये कह रहा है yn की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी एट a इक्वल टू 3, ना एट n इक्वल टू 3, नॉट a की तो वैल्यू पता नहीं भाई, ठीक है। ये कह रहा है n इक्वल टू 3 पे जो yn की वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी 8 आनी चाहिए, तो आपको a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, पहले तो इनको कन्वोल्व करो, जरा बताओ, ये कन्वोल्व करोगे, LTI है बाय डिफॉल्ट, LTI मान के चलेंगे, दे नहीं रखा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a की पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1, ऊपर वाला ये बनेगा। नीचे वाला बताइए, नीचे वाला बनेगा a की पावर n माइनस 2 u ऑफ n माइनस 2, ये बनेगा, और इसको कन्वोल्व करना है अब इसके साथ 2 डेल्टा n के साथ। तो आप बताओ जो yn बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 a की पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 a की पावर n माइनस 2 u ऑफ n माइनस 2, ये बन गया। अब n इक्वल टू 3 पे देखो, इसकी वैल्यू अगर देखनी हो तो n इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो n इक्वल टू 3 पे ये तो 1 है, और ये क्या है, ये है 2a स्क्वायर, और ये क्या है बताओ, ये n इक्वल टू 3 पे 1 है, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8।
तो अब यहाँ से 2a मेरे पास कॉमन आ गया। अब ये बनेगा a + 1 = 8, या फिर यहीं से क्वाड्रेटिक बन गई ना, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो a की 2 वैल्यू आएंगी दोस्तों। पहली वैल्यू कौन सी आएगी सुनिए, a की जो पहली वैल्यू 1.562, एक आएगा 1.562 और एक आएगा -2.562। ये 2 वैल्यू आएंगी a की, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मेरे करेक्ट रहेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए भाई। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन 10 में ये कह रहा है कोई LTI सिस्टम है मेरे पास, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, कोई LTI सिस्टम है, और आपने एक इनपुट डाली है और वो इनपुट कुछ इस तरह की है, कुछ ये इनपुट है 2, इसका एम्पलीट्यूड है 0 1 2, ये इनपुट है, और इसकी जो आउटपुट है वो आपको दे रखी है दोस्तों। आउटपुट इस जो आपको आउटपुट दे रखी है वो कुछ इस तरह की है। एक बार देखिए, -1 0 1 2 and 3, और ये 1 है, ये हाइट है 2, ठीक है भाई। इस तरह की आपको क्या दे रखी है, आउटपुट दे रखी है। द सिस्टम इज, ये कह रहा है सिस्टम कैसा होगा। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से अगर आप देखें तो 0 से पहले इनपुट नहीं है, लेकिन 0 से पहले आउटपुट आ गई है। इसका मतलब एक तो पता चल गया नॉन कॉजल, आपका सिस्टम नॉन कॉजल है। क्यों? क्योंकि इनपुट से पहले आउटपुट आ गई है, इसका मतलब सिस्टम मेरा नॉन कॉजल है, ये मुझे पता चल गया। दूसरा, अगर ये स्टैटिक सिस्टम होता तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स ΔT टाइप का होता, kΔT टाइप का, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए था, फिर इसको इसके साथ कन्वोल्व करता तो सेम आउटपुट ही आ जाती। अगर ये स्टैटिक होता तो, अगर स्टैटिक होता तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स ये होता, और जो भी आप इनपुट करते xt उसके साथ कन्वोल्व होकर जो आउटपुट आपको मिलती वो मिलती kxt ही बन जाती, मतलब xt जैसा ही शेप होती अगर ये स्टैटिक होता तो। क्योंकि स्टैटिक में ht क्या होता है, kΔT टाइप होता है, तो आउटपुट भी वैसे ही आ जाएगी जैसे इनपुट है। बट प्रॉब्लम है आउटपुट बदल गई है। इसका मतलब सिस्टम कैसा है, डायनेमिक है। इसका मतलब सिस्टम जो है वो डायनेमिक है, विद मेमोरी है, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा होगा, नॉन कॉजल एंड डायनेमिक। अब नॉन कॉजल एंड डायनेमिक किस में दे रखा है, आपको दे रखा है कैलकाटा में। तो इसका मतलब जो मेरे पास 10th क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा दैट इज कैलकाटा, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसका रीजन जो है, मैं क्यों इसको नॉन कॉजल एंड डायनेमिक बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो एपिसोड था दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखिए, एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बिकॉज वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। दूसरा, आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी जरूरी है बिकॉज, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा सो दैट सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये हमारा मोबाइल ऐप का QR कोड है दोस्तों, इसको स्कैन कर लीजिएगा। अगर स्कैन ना हो पाए तो आप CES लर्निंग सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर में, तो CES लर्निंग से आपको हमारी मोबाइल ऐप मिल जाएगी और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको बहुत नए नए फीचर्स आपको मिलेंगे। ये हमारे नंबर हैं 7508211721 9988167932। इन पे आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो जो भी आपको क्वेरी है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है cesedu.co.in, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे, कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो, मोबाइल ऐप से भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो सेशन है, आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।